नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। दुनिया के पैमाने पर जब पूंजी का प्रवेश हुआ, पहले भी थी व्यवस्थाएं थी, पूंजी की लूट होती थी, श्रम का दोहन होता था, शोषण होता था, श्रमिकों का शोषण होता था, दोहन होता था। लेकिन एक समय आया कि दुनिया के पैमाने पर श्रम के शोषण पर प्रतिबंध लगा। लोग जागरूक हुए, अपने श्रम का मूल्य पाने के लिए तरह तरह के कानून भी बने, नियम भी बने। लेकिन भारत से अभी अभी एक मुद्दा सामने आया है। अब तक न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाती रही है, लेकिन जहां न्यूनतम मजदूरी है वहां न्यूनतम मजदूरी देने के लिए उपक्रम भी किया जाए, उसके लिए व्यवस्था भी की जाए, सरकार प्रयत्नशील भी हो, सरकार की नजर भी हो कि हमारे लोगों को, हमारे श्रमिकों को आखिर न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये एक केस अभी उभर के आया है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में भारत के ही मूल वंशी भारतीय 1914 में गए थे ब्रिटेन में। ब्रिटिश साम्राज्य का उस समय था। वहां जाकर के उन्होंने अपना विस्तार किया, अपने बिजनेस का विस्तार किया और वहां के होके रह गए। हम बात कर रहे हैं हिंदुजा परिवार का। हिंदुजा परिवार के परमानंद दीपचंद हिंदुजा 1914 में गए थे। उन्होंने वहां पर काफी विस्तार किया और आज की तारीख में उनकी पूंजी एशिया के 20 धनपतियों में उनका नाम आता है। और उनके यहाँ भी क्या स्थिति है ये आपको देखने के अभी जो चीजें सामने निकल के आई हैं कि भारत के मूल से उनके यहाँ 3 श्रमिक गए थे उनके घर में काम करने के लिए। स्विट्जरलैंड का नियम है, वहां पर न्यूनतम मजदूरी है $70 आपको देना पड़ेगा। $70 से कम आप नहीं देंगे। लेकिन वहां ये लोग क्या दे रहे थे साहब? $7 उन सबों को दे रहे थे। तो फिर वहां ये मामला केस हो गया, उसमें हुआ, फिर मुकदमे चले। मुकदमे चलने में शायद पहली बार, हमारे और साथी इस पर बात करेंगे, पहली बार कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, आपने नहीं दिया है मजदूरी, जितना आपसे उनका तय था, जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें आपने नहीं दिया तो आपको सजा होगी। और 4 साल की सजा कर दी गई। और सबसे जो दुखद बात यह है कि वहां जो इनके मजदूर थे, इन मजदूरों से ज्यादा खर्च वो अपने कुत्तों पर कर रहे थे। $7 दिया जाना था इनको, ये दे रहे थे अपने मजदूरों को, और 10,000 पाउंड वो अपने कुत्तों पर खर्च कर रहे थे। तो इस स्थिति में वहां पर मुकदमा चला। लेकिन सबसे जो दुखद चीज है कि दुनिया के पैमाने पर इतना बड़ा निर्णय हुआ, लेकिन इस पर कहीं से कोई आवाज दिखाई नहीं पड़ी। 21 तारीख को यह फैसला हुआ था, वहां के लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था और वकील लोग जुट गए। और हमारे अंदाज से जितना उनको तनख्वाह देना रहता पूरा, उससे ज्यादा तो वकील लोगों ने ले लिया और उनका खर्चा हुआ। लेकिन इस सब पर खर्चा कम करना उनको गंवारा था। लेकिन अपने जो उनके सेवक थे, जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनको तनख्वाह देना, उनको उनके श्रम का मूल्य देना उनको ये गंवारा नहीं था। उसमें तर्क इन्होंने क्या दिया साहब कि, और उसके बाद 16 घंटे 18 घंटे काम उनको करना पड़ता था। तर्क वहां क्या दिया गया साहब कि उस 16 घंटे में काम करना, बच्चों के साथ पिक्चर भी देखना उनका काम था। तो वह तो कोई काम नहीं है, वो तो उनका भी मनोरंजन हो रहा था, बच्चों का मनोरंजन हो रहा था, चाहे जो हो। लेकिन आपके यहाँ वो 16 घंटा रहते थे, 18 घंटा रहते थे, वो चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में भी रहते हो। अब आप ये कहें कि हम तो चौकीदार रखे हैं और चौकीदार सो रहा है वहां पर, तो वो तो उसका गिना नहीं जाएगा। और सबसे दुखद बात है कि 21 तारीख का यह फैसला है और कहीं चर्चा नहीं हुई। और 22 तारीख को आनंद फानंद में उनको उससे बड़ी न्यायालय से उनको राहत भी मिल गई, राहत मिल गई। अब उसके बाद पूरी दुनिया खामोश हो गई है। लेकिन ये चर्चा का विषय तो है, ये विषय तो है कि पहली बार शायद न्यूनतम मजदूरी को लेकर के किसी कोर्ट ने फैसला किया। हम उस कोर्ट के जज के जज्बे को, उसके हौसले को, उसके विवेकशीलता को हम पहले तो सलाम करते हैं। इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, अभी लोग आते जाएंगे, उनका परिचय कराते जाएंगे। हमारे साथ विश्वास उडगी जी हैं। विश्वास उडगी जी श्रम मामलों के आप विशेषज्ञ हैं, आपको इसमें दिलचस्पी रहती है और खास करके आप बैंकिंग सेक्टर के आप विशेषज्ञ हैं। तो इन दोनों के आप विशेषज्ञ, उडगी साहब आपका
बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं बम्बई से ही, आर्थिक नगरी बम्बई से वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान साहब। सलीम खान साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम शुरुआत करते हैं उर्गी जी से ही। उर्गी जी, ये पूरा मामला क्या है और इसकी दुनिया के पैमाने पर क्या इसका औचित्य है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, और आखिर इतनी खामोशी इस महत्वपूर्ण विषय पर क्यों है? उर्गी जी, विश्वास उठिए। आपने सही फरमाया कि हिंदुजा फैमिली भारत देश की है, लेकिन वो ब्रिटेन की आज की तारीख में या दुनिया की टॉप 20 में है। ब्रिटेन के भी ये टॉप 10 में है। भारत देश में आज वो इंडसइंड बैंक के ओनर्स है, मतलब उनकी पूरी जो इंडसइंड बैंक है उसके साथ साथ इंश्योरेंस है, मार्केट में उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी भी उनकी है, बहुत सारी सब्सिडियरीज उसकी है। ये रहा हिंदुजा का भारत देश में। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों में उनका बहुत इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं, इस हिंदुजा फैमिली की जो स्विट्जरलैंड में उनका जो रहने का ठिकाना है, वहां पे भारतीय मूल के लोगों को वहां से, मतलब यहाँ से हिंदुस्तान से उठा के अपने घर में वो लेके गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो घर में काम करने के लिए उनको रखा गया। काम तो वो 16 घंटा करते थे, जैसे आपने कहा। तो ये सारा मामला ऐसा है कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति, दुनिया का बहुत मशहूर, भारत में भी बहुत मशहूर हिंदुजा फैमिली, अजय हिंदुजा, इनको अभी स्विस कोर्ट के लोकल कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। मामला यह है कि उन्होंने मिनिमम वेज जो है वहां के इस चर्चा को अपने उर्गी साहब का नेटवर्क चला गया है, तो हम चाहेंगे कि उर्गी साहब आ गए। जी उर्गी जी सर, बताइए। उनको $70 जो मिलने चाहिए थे, तो हिंदुजा फैमिली उनको $70 नहीं देती थी, उनको 7 स्विस फ्रैंक देती थी। अब ये 7 स्विस फ्रैंक जो है, ये न्यूनतम से भी न्यूनतम है, और ये हाथ में उनको कैश नहीं मिलता था। हिंदुजा फैमिली का कोर्ट में कहना यह है, हम इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, लेकिन वो जो इंडियन रुपीज में पैसा जमा होता था, उसका एनकैशमेंट इस फैमिली को एक्सेसिबल नहीं था, वो एनकैश नहीं कर सकते थे। मतलब दावा ये है हिंदुजा फैमिली का कि हम देते थे, लेकिन रुपीस टर्म्स में उनके बैंक अकाउंट में देते थे। असली बात यह है कि वो नहीं देते थे और 7 फ्रैंक्स हाथ हाथ में रखते थे। बात यहाँ तक नहीं रुकती। सवाल यह है कि वहाँ के जो लॉज है, उस लॉज को जो फॉलो नहीं करता, वो कोई भी नागरिक हो, तो उस नागरिक को सजा होती है। ये सिद्ध हुआ है। और हमारे जो इंडियंस वहां उनके जो नौकर बन के गए, डोमेस्टिक वर्कर कहो, तो इनको डोमेस्टिक वर्कर जैसा मान लो कि क्या कानून है, इनके पासपोर्ट उन्होंने बनवाए, वो पासपोर्ट हिंदुजा फैमिली ने अपने कब्जे में रखे। इस फैमिली, जो हिंदुस्तानी फैमिली उनके पास नौकर के हैसियत से रहते थे, उन महिला और या पुरुष दोनों, इनका पासपोर्ट इनके कब्जे में था। तो इसका मतलब इनके परमिशन के बगैर ये कहीं भी नहीं जा सकती थी फैमिली, और इनको सिर्फ 7 फ्रैंक्स दिया जाता था। अन्याय और शोषण का जो मसला है हिंदुजा फैमिली का, इस मजदूर फैमिली की तरफ, ये बहुत ही घिनौना है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मामला जो स्विट्जरलैंड में एक दुनिया के बड़े कारपोरेट उद्योगपति को 4 साल की सजा दे सकता है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी नहीं दी, तो भारत देश में अगर ये ऐसे होता, तो यहाँ पर डॉक्टर सलीम खान जी है, इन्होंने सवाल कल ही उपस्थित किया था कि क्या ये मामला अगर भारत देश में होता, तो कौन सा ऐसा जज है जो स्विस कोर्ट के जज ने हिम्मत दिखाई, एक कारपोरेट उद्योगपति को 4 साल की सजा दिलवाई अंडर द रूल्स ऑफ स्विट्जरलैंड। अब सवाल ये है कि भारत देश में ऐसे 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनके लिए कोई कानून ही नहीं है, और ओनली 4% या 6% लोगों के लिए इस देश में कानून बनते हैं। और इस मोदी गवर्नमेंट के कालखंड में किसानों के 3 कानून बिन मांगे आए, उसको रद्द भी करना पड़ा। वैसे ही 44 एक कानून, लेबर कानून, इनको रद्द कर दिया पिछले पार्लियामेंट में, और 4 लेबर कोड लाने का उन्होंने कोशिश किया है। जैसा मुझे मालूमात है, चारों ही लेबर कोड 1 जुलाई से लागू करने की मोदी गवर्नमेंट नंबर 3 की साजिश है। अब सवाल यह आता है
कि स्विट्जरलैंड में एक कोर्ट न्यूनतम मजदूरी नहीं दी, इसलिए एक उद्योगपति को सजा दे सकता है। इसको हम कंपेयर इसलिए करना चाहिए भारत में कि यहाँ पर शोषण व्यवस्था जो 100 साल पहले थी उसको फिर से लाने की एक बात, कारपोरेट उद्योगपति को खुश करने के लिए लेबर लॉस तो बनाने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो लाएगा उसके लिए लेबर लॉस बनाने हैं। इस तरीके का एक घिनौना प्रकार इस देश में हो रहा है, जो मेरा देश है, आपका देश है, और इसमें कोई भी मतलब शोषण व्यवस्था कायम करने का तरीका हो रहा है। और वहां पे स्विट्जरलैंड में, हालांकि पूरा यूरोप एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम करता है, हाँ भारत देश भी एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में करता है, लेकिन यहाँ के संविधान के कुछ बुनियादी तत्व भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है। लेकिन इस देश में फंडामेंटल राइट्स को पैरों तले कुचल दिया जाता है। यहाँ का न्यायालय, जुडिशियरी सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का इकोनॉमिक जस्टिस, ये खोखला है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, लेकिन वो इतना रेगुलेटेड है कि वहाँ का जुडिशरी मिनिमम वेज एक घर में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर को नहीं दिया जाता है, और वो भी ऐसी फैमिली जो हिंदुजा फैमिली है उसको 4 साल की सजा होती है। मैं समझता हूँ ये दुनिया भर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और खेद इसलिए है मुझे कि मैं कामगार संगठन ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी का पिछले 20-25 साल से एक को कन्वेनर था या जॉइंट कन्वेनर था। इस देश में जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से, मुझे अभी तक किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से या लेफ्ट पार्टी से कोई भी स्टेटमेंट मुझे पढ़ने को नहीं मिला है। ये खेद वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने ये सबक सिखाया है हिंदुजा फैमिली को, आप कोई भी हो लेकिन आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हो तो आपको उन्होंने कॉम्पेंसेशन इतना दिलवाया है, मेरे ख्याल से 9.50 मतलब करीब करीब $10,000 यूएस डॉलर्स इतना कॉम्पेंसेशन उस फैमिली को दिलवाया है। और उनकी जो वकीलात की फी जो है, वहाँ के जो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, उनकी फीस भी मेरे ख्याल से 3 मिलियन फ्रैंक है। शायद वो डॉलर भी हो सकता है यूएस डॉलर्स में, बिकॉज यूएस फ्रैंक्स, यूएस डॉलर एंड स्विस फ्रैंक्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। कहने का मेरा मतलब ये है कि 3 मिलियन वकील की फी हो गई और ऑलमोस्ट 10,000 ये डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, ये कॉम्पेंसेशन हुआ। इतना बढ़िया डिसीजन किसी सोशलिस्ट कंट्री में हो सकता है? भारत जैसे देश में संविधान की बात हम करते हैं, क्या यहाँ पे हो सकता है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बीघा जमीन वाला सिनेमा जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो 2 बीघा जमीन के सिनेमा में वो जो बलराज साहनी का रोल है, उसके जन्म जन्म भारत का जो किसान है वो जमींदार का गुलाम बन के रहता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे थी। वैसे ही हिंदुजा फैमिली ने इस 16 घंटे का एक्सप्लॉयटेशन का जो सिस्टम है, अपने घर में दुनिया भारत से मजदूर लेके जाओ, घर में रखो, 16 घंटे काम करवाओ और कुछ भी मत दो। ये तो हुआ वेठ भिखारी, जिसको मराठी में कहते हैं वेठ भिखारी, लेकिन मैं कहता हूँ स्लेवरी या बॉन्डेज की तरह हिंदुजा फैमिली उस मजदूर फैमिली को इस्तेमाल कर रही थी। और इसलिए ये जो स्विस गवर्नमेंट का या स्विस जुडिशरी का जो डिसीजन है, ये हमको 3 टाइम्स सैल्यूट करना चाहिए। ऐसा जुडिशरी सिस्टम भारत में होना आज के तारीख में, मौजूदा अवस्था में बहुत जरूरी है। और इसकी यहाँ का जो मजदूर वर्ग है या जो परिवर्तनवादी लोग हैं, ये शक्तियां इस चीज को एक इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसी सिस्टम भारत में होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उडगी जी, आपने काफी विस्तार से इस पर प्रकाश डाला, और इस पर विस्तार से प्रकाश डालने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जितने श्रमिक संगठन हैं या जितने समाजवादी सोच के लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचे, और इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। हमारे यहाँ किसानों के कृषि उपज के का ये लागत मूल्य उन्हें मिले, उसके लिए हमारे किसान 13 महीने लगातार संघर्ष करते हैं। 750 किसान शहीद हो जाते हैं, और पूरे देश के पैमाने पर आज भी संघर्ष चलता है। और उन शोषणकारी कानूनों को सरकार वापस भी ले लेती है ऑन पेपर जाके, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वापस लेकर के सरकार फिर सत्ता में आ जाती है, और फिर उसका वही फिर बेतलवादार और उन कानूनों पर अमल नहीं होता है, और फिर वो सरकार आ जाती है, अपने इनके प्रकार में सत्ता में आ जाती है। तो यह तो एक नमूना है। अब हम चलेंगे अपने ये साथी डॉक्टर सलीम खां के साथ।
इसके पास डॉक्टर सलीम साहब, आपकी इस पर टिप्पणी, इस महत्वपूर्ण निर्णय पर, और खास करके 21 तारीख को ऐसा फैसला होता है और दुनिया के पैमाने पर मुख्य मीडिया से आज की तारीख में भी समाचार गायब है, और 22 तारीख को फिर उससे पलट भी फैसला होता है, लेकिन उस फैसले में भी आज की तारीख में भी दुनिया के पैमाने से, मीडिया से और सारे लोगों से वो चीज गायब है कि वो हुआ तो उस पर कंपनसेशन के लिए क्या हुआ, $9,000 हो रहा और उसका $3,500 वकीलों की फीस हुई, और इससे तो बहुत कम था। लेकिन ये अपने उद्योगपति, ये अपने पूंजीपति, ये लंपट पूंजीपति श्रमिकों को पैसा नहीं देंगे, अनावश्यक रूप से अनाप शनाप अपना हर जगह बहाते रहेंगे। सलीम साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये जो विषय है इसके कई पहलू हैं। जैसे वो मानसिकता जो कि हिंदुजा परिवार से इस तरह का शोषण करवाती है। दूसरे ये कि वो न्याय व्यवस्था जिसमें मजदूरों की सुनी जाती है, और तीसरे वो मीडिया जो कि इसमें फर्क नहीं करता कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर के बातचीत होनी चाहिए, या ये कि जिस पर ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, और वो कौन सी चीजें हैं कि जिन पर हम इतना समय लगाते हैं और उससे क्या मिलता है समाज को। और फिर ये कि जो सरकार है उसका जो है वो रवैया। तो सबसे ये जो मामला हुआ है हिंदुजा परिवार का, इसमें सबसे पहली बात ये देखना चाहिए कि ये 3 भाई हैं। गोपीचंद आहूजा जो है वो यूके के सबसे अमीर आदमी है, बर्तानिया के सबसे अमीर आदमी गोपीचंद हिंदुजा है। 35 बिलियन पाउंड उनकी जो है वो उनकी विरासत है, उनकी मालियत है। यानी आप समझ लो कि 100 रुपया से ज्यादा है पाउंड। 100 रुपए हम देंगे तो 1 पाउंड नहीं मिलेगा, और वो 35 बिलियन है उसके पास। ये तो बड़े भाई है गोपीचंद। इनके नंबर 2 पे ये आते हैं प्रकाश हिंदुजा, जिन पे के हम बातचीत कर रहे हैं। नंबर 3 श्रीचंद, उनका अभी देहांत हुआ है भाई, और वो भी जो है वो यूके में रहते थे। तो 2000 सन 2000 में ये जो है वो आकर के जेनेवा में बस गए। हम जानते हैं कि जेनेवा जो है वो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर और जो वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस वो वहीं पर है, और दूसरी भी जो संयुक्त राष्ट्र की बड़ी बड़ी ऑफिसेस हैं वो जेनेवा में है। तो जेनेवा एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यूरोप में और जो वेस्ट है उसके अंदर मानव अधिकार और ये जो बुनियादी चीजें हैं लोगों के लिए, उसका एक सांकेतिक आप कह सकते हैं कि राजधानी। अब ये 2000 में प्रकाश साहब जो है वो आकर के वहां बस गए, उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। अब उसके बाद 2007 में इन्होंने यही काम किया। 2007 में इनके ऊपर एक मुकदमा बना, और वो यही मुकदमा था कि ये जो है जो लोग इनके यहाँ काम करते थे उनको उनका वेतन नहीं देते थे, उनका शोषण करते थे। खैर 2007 में कुछ अदालत में फैसले हुए और कुछ इनको सजा मिली, जुर्माना हुआ, जो भी हुआ। लेकिन 2007 के बाद भी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। 2007 से 2024 हो गया। अब जो लोग इनके पास थे वो भारत से गए हुए थे, और बिल्कुल जैसा कि अभी विश्वास उनकी साहब ने कहा, उनकी हैसियत बंधुआ मजदूर की थी। आप अगर किसी प्रदेश में जाएं और आपसे पासपोर्ट ले लिया जाए तो आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर एक जो इनसिक्योरिटी का मामला, हमारे यहाँ जो एनआरसी का खाली बात हुई थी, कागज दिखाओ,
तो आप देखिए कि कागज दिखाओ जो बोला जाता था तो उसका एक प्रभाव पड़ता था। बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई कागज, स्कूल का कागज, जन्म का कागज सब फेंक फाक दिया था, वो सब ढूंढने लगे, अस्पतालों में जाने लगे कि भाई कागज तो कल को आ जाएंगे ये लोग, हमको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे और जो है वो हमारी नागरिकता छीन लेंगे। और ये कोई ख्याली बात नहीं थी। बंबई के पास में एक बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ पे कैंप बनाने वाले हैं, और आसाम में तो कई लोगों को डाल भी दिया गया था। उनकी नागरिकता पे सवाल उठ गया था। तो ये जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा इंसान के दिल में पैदा होती है आपका पेपर ले लेने से, आप इसको समझें कि वो लोग यहां से उनको लेके गए, उन लोगों की हालत ये थी कि वो बेचारे हिंदी जबान के सिवा कोई जबान नहीं बोल सकते। अब आप परदेश में हैं तो वहां की जबान बोले या अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी भी नहीं आती। अब वहां पे आपको घर पे रख दिया गया 16 घंटे, 18 घंटे। असल में ये बात लोग समझते नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, वो 18 घंटे क्या काम करते हैं ये हम लोगों को सब मालूम है। लेकिन इससे जो मैसेज जाता है कि आपको भी 18 घंटे काम करना चाहिए, वो जो बोल देते हैं, हमारे बहुत बड़े आइडियालॉग हो गए हैं आजकल कि 12 घंटे काम करना चाहिए। अरे भाई, जो आदमी अपनी मर्जी से चाहे 24 घंटा काम करे, लेकिन जिसके पास वो काम कर रहा है, नारायण मूर्ति किसी को नहीं बोल सकते। इंसान की जिंदगी सिर्फ काम करना और पैसा कमाना नहीं है। इंसान की जिंदगी में जो है वो आराम भी का हिस्सा है, काम का हिस्सा है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक चीजें हैं। ये सब मिला के जो है वो एक 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 खुशहाल जिंदगी होती है। आप सुनते होंगे कि ह्यूमन इंडेक्स होता है खुशी का, यानी कितने लोग खुश हैं। बहुत सारे जो मुल्क हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वहां के लोग ऊपर है, और वो यही हिस्से के लोग हैं। ये जो सेंट्रल यूरोप के लोग हैं, वहीं के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है। हालांकि आप देखेंगे कि भाई अमेरिका के पास बहुत पैसा है, चीन के पास बहुत पैसा है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे। हमारी भारत की जो है वो 5वीं दुनिया की बड़ी इकोनॉमी हो रही है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में आप देखें तो पीछे से 5वें। तो इंसान की जिंदगी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि बस कोल्हू के बैल की तरह जो है वो जूता रहे और पैसा कमाता रहे। तो ये बात जो है वो, ये जो सरमायादार लोग होते हैं, ये जो पूंजीपति है, वो ये नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि जो आदमी हमारे पास काम करता है वो हमारा गुलाम है, और हम उसको जो है वो खूब निचोड़ेंगे, उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाएंगे। अब परदेश में है, उसके रिश्तेदार नहीं है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, आप उसको जो है वो 16 घंटा 18 घंटा काम करा रहे हैं, पैसे जो है वो भारत में भेज रहे हैं इंडियन रुपीज में, उसके पास पैसा नहीं है जो खाने को मिल जाता है। जैसे वो आपने मिसाल दी कि वो अपने कुत्तों पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो जिस तरह कुत्ते के आगे आप खाना डाल देते हैं, उस तरह से इंसान के आगे भी खाना डाल देते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी की तरह से आपके तलवे चाटेगा। आप उसको बुलाएंगे तो आएगा, आप उसको भगाएंगे तो भागेगा। तो इंसान तो ऐसा नहीं है ना। इंसान तो सारे इंसान का, हर इंसान का एक आत्म सम्मान है। वो अपने आप को सबके बराबर समझता है, और हर आदमी एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर कोई आदमी किसी के पास काम करता है तो जिसके पास काम करता है वो इसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, और जो काम कर रहा है वो उस पर निर्भर है, और जो काम ले रहा है वो उस पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इंसान की हैसियत से, मानव की हैसियत से वो दोनों बराबर है। ये सोच, ये मानसिकता जब इंसान के पास नहीं रहती है तो ये शोषण शुरू होता है। देखिए, दौलत का क्या है, दौलत जो है वो इंसान सोचता है कि मैंने अपनी सलाहियत के हिसाब से ले लिया। आप देखिए कई लोग जिनके अंदर बहुत कम क्वालिटीज होती है, उनके अंदर बहुत दौलत होती है, माँ बाप से मिल जाती है, लॉटरी लग जाती है और कई तरीके से। और बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये कि वो परेशान हाल रहते हैं। तो और फिर बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो थाना में, इनके यहाँ
जो मुदगी साहब के यहाँ पर जो जो रेमंड है, उसके मालिक का क्या हुआ? उसने बेटे के हवाले किया और फिर उसकी जो स्टोरी अखबार में आई थी हमने देखा। ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है। तो ये जो दौलत हमको मिलती है ना, मेरा ये सोच है, मेरा ये ईमान है या मेरा ये अकीदा है कि ये दौलत हमको जो है वो ऊपर वाला देता है एक अमानत के तौर पे, और वो हमारा इम्तिहान लेता है कि आप जो है सबका हक उसको देते हो कि नहीं देते हो। जिसका जितना हक है उससे ज्यादा दो, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको दौलत दिया, उसी ने उसको पैदा किया, उसने उसको दौलत दिया। आप उसका जितना ख्याल रखेंगे उतना आपका मालिक आपसे कुछ होगा। जब इंसान इस बात को भूल जाता है, ये समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं लोगों को लूट सकता हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे पास पैसा है, तो दोस्तों तो ये मामला जो है वो पैदा होता है कि आदमी जो है वो अपने जानवरों पर, पशुओं पे ज्यादा पैसे खर्च करता है और इंसानों पे पैसे कम खर्च करता है। तो ये तो एक मानसिक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो अदालत का है। देखिए, अदालत में हमारे यहाँ क्या होता है कि केस लंबे लंबे चलते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ये अफसोस की बात है लेकिन ये सच्चाई है कि इन्फ्लुएंस किया जाता है, कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जाता है। खुद उत्तर प्रदेश की एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा था कि मुझको जो है वो आत्महत्या की आप जो है वो इजाजत दीजिए, मैं जो है वो मरना चाहती हूँ। एक कोर्ट की जज ये कह रही है, और फिर जो है वो लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है वो तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि उन गरीबों का, जिनका के कोई नहीं था, उनकी मदद के लिए कोर्ट आया और कोर्ट ने उनको इंसाफ दिया, और उसने ये भेदभाव नहीं किया कि कौन क्या है। ये जो अमीर कबीर लोग थे, इनका जो जेवर और इनके पास जो संपत्ति थी उसको कन्फिस्केट किया गया और ये कहा गया कि हम जो है उनको देंगे, $1 मिलियन देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है और सारी दुनिया में इसकी एक मिसाल कायम हुई है, और इस फैसले को अगर बदला जा रहा है तो इसको नहीं बदला जाना चाहिए, ये अगर ऊपर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हमारी सरकार को जो है वो उन मजदूरों के साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, मैं इसका कायल नहीं हूँ, इंसान है, उसके पास कोई भी पासपोर्ट हो, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि जो प्रकाश हिंदुजा है उसके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है, उसके पास जेनेवा का पासपोर्ट है, वो भारत का नागरिक नहीं है, उसके ऊपर भारत के सरकार का अधिकार नहीं है। लेकिन जिन लोगों का वो शोषण कर रहे थे वो भारत के नागरिक हैं। हमारी सरकार को, हमारे श्रम मंत्रालय को, हमारे मंत्री को उसके बारे में ट्वीट करना चाहिए। ठीक है, वो किसी जमाने में भारतीय थे, लेकिन ये कि अगर वो अब भी भारतीय होते तो भी शोषणकर्ता के साथ शोषणकर्ता जैसा सलूक होना चाहिए। और भारत सरकार को इस पर कहना चाहिए कि अगर वो उस पर दबाव डाल के कोई चेंज करने की कोशिश की जाती है, वो लोग अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की वजह से अपना केस वापस लेने की मनोस्थिति में है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे पीछे खड़ी है, ये हमको इंसाफ दिलाएगी। मैं तो इसको पसंद करूंगा कि दिल्ली से एक वकील उनके लिए जाए और उनकी पैरवी करे और उनको उनका हक दिलाए, और प्रकाश हिंदुजा को ऐसी सजा दिलवाए कि सारी दुनिया में जो लोग इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह का शोषण कर रहे हैं, उनको जो एक मिसाल हो। जब भी उनके दिल में, मन में ये ख्याल आए कि हम किसी का शोषण करते हैं, तो उनको ये मिसाल याद आए और वो अपने आप को रोके। तो इस पर जो है वो मीडिया में बातचीत होनी चाहिए। मीडिया में हमारे यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे इश्यूज पर बातचीत होती है, ऐसी ऐसी खबरों पर बातचीत होती है जिनका कि कोई महत्व नहीं होता, जिससे इंसान की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये कि इस तरह का इतना अहम इश्यू हुआ है, तो इस पर जितनी बात होगी, जितनी बेदारी पैदा होगी, हमारे यहाँ जिन लोगों का शोषण होता है उनके अंदर हिम्मत पैदा होगी कि अगर हम न्यायालय में जाएंगे, अगर हम जो है वो इंसाफ मांगेंगे, तो जिस तरह से स्विट्जरलैंड में इंसाफ मिलता है उस तरह से यहाँ भी इंसाफ मिलेगा। हमारे जजों को हौसला मिलेगा कि अगर स्विट्जरलैंड में जो है वो हमारे भारतीय नागरिकों को इंसाफ मिल रहा है, तो यहाँ भी हमको देना चाहिए।
और जो योगी जैसे लोग हैं जिन्होंने के नारायण मूर्ति की बात में आगे कह दिया था कि 12 घंटे जो है वो लोगों को काम लिया जा सकता है, और उसके बाद में भारत हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ठीक किया और ये कहा कि नहीं, आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। तो ये जो चीज है इसको और ज्यादा शक्ति मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, और न्याय पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मानसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस पर बातचीत होनी चाहिए और इसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि भारत में भी जिन लोगों के साथ शोषण हो रहा है उनको ले करके कुछ लोग अदालत में जाएं और उनको उनका हक दिलवाएं, ताकि दूसरे लोग भी इसके लिए आगे बढ़ सकें और अपना हक मांग सकें। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम साहब। अब हम एक बार फिर चलेंगे, उडगी जी के पास चलते हैं। लीमा जी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, नहीं जुड़ पा रही हैं। अभी आपने कहा कि भारत की सरकार को करना चाहिए, तो भारत की सरकार तो करती है। भारत की सरकार तो विशुद्ध रूप से कहती है कि हम तो धंधा करते हैं, हम तो व्यापार करते हैं। और आप सलीम साहब जब तो कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं कि अपना नागरिकों के अपना कल्याण की बात करें, तो ये तो आपदा में अवसर तलाशते हैं। ऐसी आपदा आ गई है तो इनके पास कुछ सेट लोग हैं, वकील भी हैं, अपना रोहतगी और कौन कौन को ये तो अपना भेज देंगे और देश के खजाने से एक अकूत धन वैक्यूम को फीस भी दे देंगे और वहां भी जाकर के हिंदुजा से भी सौदा कर लेंगे ये लोग। तो ऐसी ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन सबसे जो दुखद पहलू है या जो आश्चर्यजनक पहलू है कि ये श्रम पर बात करने वाले लोग, और खास करके मैं कहूँगा समाजवादी व्यवस्था के लोग, आखिर इनकी बात ये लोग क्यों खामोश हैं? इन तक बात पहुंच नहीं पाती है, या ये लोग बात को समझना नहीं चाहते हैं, उसको जानना नहीं चाहते हैं, या जान के भी खामोश रहते हैं? ऐसी चीजें जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। और उस पर अगर कोई फैसला आ गया है तो उस फैसले को लेकर के वो फैसला हमारे देश में भी लागू हो, दुनिया के पैमाने पर लागू हो। हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं? ये विश्वास उडगी साहब, आपकी टिप्पणी। आपने जो सवाल उठाया है वो ये है कि स्विट्जरलैंड की इस कोर्ट ने, वो ट्रायल कोर्ट है, उसने जो सजा दी है वो एक एग्जाम्पल बन गया है। अब हमारे देश में जुडिशरी जो है वो कौन से कानून पे काम करती है, तो हम जानते हैं कि वो हमारे देश के कानून पे काम करती है। मैंने इसके पहले यही कहा था कि हमारे 44 कानून जो इस देश के मजदूरों के लिए पिछले 70-75 नहीं 100 साल में बने थे, उसमें जो अधिकार मिले थे वो सब गायब हो गए और 4 लेबर कोड बने। अब लेबर कोड को नोटिफाई नहीं किया है। जैसे इंडियन पिनल कोड में कुछ संशोधन होके एक पुलिस राज बनाने का एक मोदी और अमित शाह का जो प्लान है, जो बिरला जी का, अभी तो कल इलेक्शन होगा नहीं होगा देखेंगे हम, लेकिन पिछले लोकसभा सेशन में उन्होंने करीब करीब 100-150 लोगों को बाहर किया था जब वो बोलने लगे और उन्होंने वो इंडियन पिनल कोड पास करवाया। वैसे ही लेबर कोड 4 जो लाए वो 1 जुलाई को, और इंडियन पिनल के अमेंडमेंट 1 जुलाई को लागू करने वाले हैं, ये उन्होंने बहुत पहले कहा है। मैंने ये इसलिए ये सवाल उठाया है कि 4 लेबर कोड में कोई भी मजदूर के हित में हक नहीं है। जो हक 100 साल में लड़के लिए हैं वो सारे हक वो 44 कानून में थे, वो गए, खत्म हो गए। इसका मतलब हम 100 साल पीछे ढकेले गए। ऐसे संदर्भ में स्विस कोड का महत्व बहुत है, जो मिनिमम न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे जो स्विस फ्रैंक 7 स्विस फ्रैंक देता है उसको सजा दिलवाता है। तो ऐसी व्यवस्था, हमारा देश अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, बहुत सारी बातें हैं, और राहुल गांधी जैसे सारे इंडिया अलायंस के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके वहां पे खड़े होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है वो जब जनता तक नहीं पहुंचते हैं और स्विट्जरलैंड में पहुंचते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि फिर से एक बार नया लेबर मूवमेंट या नया परिवर्तनवादी मूवमेंट, इसको फॉरवर्ड लुकिंग कहे, जो एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने वाला हो, ऐसा मूवमेंट खड़ा करने के लिए इस एक जो स्विस कोड का जो डिसीजन है इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल करते वक्त हमको फिर से एक बार आज की जो नई पीढ़ी है,
इनका तो बहुत बुरी तरह से हालात खराब है। मैं कह रहा हूं आपको, दुनिया भर में आईटी सेक्टर में 60% लोगों की नौकरी जा चुकी है, और अभी जो 40% बचे हुए हैं वो भी एआई में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये भी नौकरी जा सकती है। ऐसे हालात में जो नौकरी है वो खत्म होने के कगार पर है, एक्सप्लॉयटेशन और भी बढ़ने वाला है। और ऐसे हालात में हम जो आज चाहते हैं कि मोदी सरकार या मोदी और शाह की सरकार, जो तानाशाही सरकार है, इसको एक टक्कर देके, इसको एक जवाब देके भगाना चाहिए, और एक ऑल्टरनेटिवली इंडिया अलायंस की जो गवर्नमेंट है, जो इस संविधान को मानती है, इसको आगे ले जाना चाहिए। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के भी पार्टीज को ये जरूरी है कि ये जो मजदूर और किसान का जो हक है, इसको दिलवाने के लिए रास्ते की लड़ाई, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमने बैलेट के जरिए एक ऑल्टरनेटिव देखने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। अब ये जो न्यूनतम मजदूरी वाला मामला है, या फिर रोजगार तैयार करने वाला मामला है, या महंगाई वाला मामला है, इन सारी बातों पे आंदोलन के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। और एक मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक नया दौर है शोषण का, जिसमें फाइनेंस कैपिटल इज प्लेइंग ए बिगर रोल। इसको टक्कर देना, इसकी सोच हमारे लिए बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज के इंडिया अलायंस में भी ऐसी कोई पार्टी मुझे तो नहीं दिखती जो फाइनेंस कैपिटल का जो रोल है वो समझती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हिंदुजा जो है, हिंदुजा की बैंक, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा ब्रदर्स की बैंक, 1995 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सेकंड बैंक नेशनलाइजेशन के बाद लाइसेंसिंग पॉलिसी आ गई, उसके बाद पहली जो बैंक निकली वो इंडसइंड बैंक थी। बंबई शहर में अगर आप आए तो आपको ओपेरा हाउस में इंडसइंड बैंक का जो एक पंचरत्न बिल्डिंग है, वहां पे एक पहली ओरिजिनल बैंक दिखाई देगी, जिसका हमने विरोध किया, जिसका हमने विरोध किया। और मैं आपको ये भी बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी तब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने इंडसइंड बैंक, जो हिंदुजा की बैंक थी, पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में जो आ गई आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, तो उसका उद्घाटन उन्होंने किया। हमने उसका विरोध किया। आज की तारीख में तब से लेके 95 से लेके 2025 तक मेरे हिसाब से एक करीब करीब 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जिसमें हिंदुजा एक बैंक है। इस हिंदुजा की बैंक का बैलेंस शीट जो है वो बोगस बैलेंस शीट होता है, लेकिन मार्केट में ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा स्कैम करने वाला ऐसा हिंदुजा फैमिली है। लेकिन इस देश में हिंदुजा को भगवान माना जाता है, क्योंकि वो सिंध संस्कृति का सिंबल लेके अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आए थे, और उनका कैपिटल यहाँ पे बहुत है। उनकी खुद की कैपिटल वर्ल्ड वाइड बहुत है, $35 बिलियन भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो इतने बड़े कारपोरेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कारपोरेट्स की पूजा होती है, यहाँ पे वर्कर्स की पूजा नहीं होती है। वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कॉर्पोरेट्स को रेड कारपेट दिया जाता है। ये व्यवस्था बदलने के लिए हमारे लोगों में अभी कोई नई एक ऊर्जा पैदा करना, ये आज की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि मोदी शाह का एग्जिट पाथ और ये नई ऊर्जा मिलाना, ये एक बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक नए लोगों को, नए जनरेशन को कोशिश करना बहुत जरूरी है। फाइनेंस कैपिटल में, जिसमें हिंदुजा का भी कैपिटल आता है, एक बहुत बड़ा रोल 95 से लेकर 2024 तक हम देख रहे हैं। आज इन्हीं का गवर्नमेंट मोदी शाह के रूप में हम देख रहे हैं। वो एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट है, इसलिए वो इनके लिए कुछ नहीं करेगा। यहाँ के मजदूरों का और भी एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए वो मेरे ख्याल से 1 तारीख को आईपीसी का अमेंडेड रूल लागू करेगा, 1 तारीख को 4 लेबर कोड लागू करेगा। इसको रोकने का काम हमारे न्यूली इलेक्टेड पॉलिटिकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या नई गवर्नमेंट्स है इंडिया अलायंस की, इनका बुनियादी काम हो सकता है, ये मैं मान के चलता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुडगी साहब। हमारे साथ लीमा रोज जी का कैमरा अगर ऑन हो सके और अगर वो जुड़ी हों तो अपनी बात रख लें, और नहीं तो हम फिर चलेंगे एक बार। जी जी लीमा रोज साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। आपकी आपकी इस पर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए।
नहीं, उनके साथ दिक्कत है। हम एक बार फिर चलेंगे सलीम साहब के पास। सलीम साहब, बड़ी खुशी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आई, और लेकिन उन्होंने सरकार बनाया और बहुमत की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, हम लोग बार बार अपने समानांतर मीडिया है, यूट्यूबर है, सब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अब गिरी तब गिरी, न जाने कैसे लोग क्या करते हैं। और जो इनकी कार्य पद्धति है, स्पीकर अपना बना रहे हैं, डिप्टी स्पीकर अपना बना रहे हैं, जिस तरीके से जो भी करना चाहते हो वो चीज कर रहे हैं। और ऐसे ही हम अगर हम नहीं हम सोचे कि नहीं पिछली वाली जो सरकार थी उससे कुछ भिन्न स्थिति इस बार आ जाएगी। हाँ ठीक है, उस बार हमारा प्रधानमंत्री अकड़ करके संसद में चलता था, अब इस बार सबको नमस्कार कर लेता है, बस केवल इतना ही अंतर है। पॉलिसी में तो कोई बहुत अंतर नहीं आई है। तो हमारे यहाँ हमारा प्रधानमंत्री 10 साल से लगातार कह रहा है कि हम तो 24 घंटे काम करते हैं। उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि 24 घंटे काम करते हो तो करते क्या हो। जो तुम देश के लिए को ये बेचने का चिंतन करते रहते हो, क्या वह भी उस काम में शामिल है? सही माने में तो देश का हमारा किसान सही माने में 24 घंटे काम करता है, खेतों की रखवाली करता है, बरसात में भीगता है, जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में खेत से लेकर के खाने तक को फुर्सत नहीं है। उसके घर से लोग उसके खेत की मेड़ पर ही उसका खाना पहुंचा देते हैं। तो सही माने में कहा जाए तो हमारे यहाँ यह जो किसान है ये 24 घंटे काम करता है, लेकिन उसके श्रम की कीमत कितनी मिलती है? क्या उसके लिए भी न्यूनतम मजदूरी तय होगी? ये मनरेगा के लिए इन्होंने तय कर रखा, सब कर रखा है। और ऐसी हालत में लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से, भारत से लोग बाहर जाकर के बड़ा अकूत पैसा अपना पैदा करते हैं और उनको ऐश से ठाट करते हैं। और ऐश से ठाट करने के लिए जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, जो सबसे बड़ा पूंजीपति है, उसके यहाँ के कर्मचारियों की जो तस्वीर निकल के सामने आई है, क्या इस तस्वीर से हमारे भारत के लोग जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं या हमारे देश में भी काम करना चाहते हैं और जीवन यापन सम्मान पूर्वक जीवन तत्व जीना सब लोग चाहते हैं, लेकिन उनको होता क्या है? तो ऐसी हालत में क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमारी 18वीं लोकसभा में भी इस संदर्भ में कोई ये सकारात्मक पहल हो पाएगी? या हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार बहुत मजबूत विपक्ष है, बहुत मजबूत विपक्ष है। विपक्ष की संख्या से नहीं होता है, मजबूती के लिए सदन में एक गहमरी पर्याप्त है, सदन में एक लोहिया पर्याप्त है, अपना सदन में एक गुरदास दास गुप्ता पर्याप्त है। तो ऐसी हालत में यह जो अभी यह छवि बनाई जा रही है और हमारे 18वीं अपना लोकसभा का अभी गठन हो गया है, और गठन से पहले ये मांग की जा रही थी कि ये जो शेयर घोटाला हुआ उस पर जांच कमीशन बैठा दीजिए, और भी अभी ये जो ये पेपर लीक का मामला हुआ है उस पर जांच बैठा दीजिए। ऐसी हालत में क्या न्यूनतम मजदूरी को लेकर के जो यह कोर्ट का फैसला आया है, इसके आलोक में भारत भी कुछ सोचने की स्थिति में आ पाएगा? डॉक्टर सलीम साहब। देखिए तिवारी साहब, असल में गाड़ी जो है वो ड्राइवर चलाता है, गाड़ी पैसेंजर नहीं चलाते। कंडक्टर घंटी बजाता है पैसेंजर को उतारने के लिए, पैसेंजर को लेने के लिए। तो अभी जो है वो विपक्ष जो है वो पैसेंजर की हालत में है और वो आगे बैठा है और उसके पीछे जनता बैठी है, लेकिन ड्राइविंग पे अब भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे। और हम ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बेसिक चेंज किया, बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो ऊपरा ऊपरी है, राम मंदिर बना दिया, मुसलमानों के मंगलसूत्र का जिक्र कर दिया, रिजर्वेशन खत्म करने। ये बेसिक चेंज क्या किया उन्होंने? बेसिक चेंज ये किया कि इस देश में जो कैपिटलिज्म आया था मनमोहन सिंह के जमाने में, जिसको ह्यूमन फेस दिया गया था और जिसमें कैपिटलिज्म के साथ साथ जो है वो लोगों के जो अधिकार है उनकी जो है सुरक्षा की बात की गई थी, इन्होंने उस ह्यूमन कैपिटलिज्म को आप समझ लें क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल दिया।
देखिए, भारत में आजादी के बाद जो 2 मिनट में ये आ गई हैं, तो उनसे पूछ लीजिए, फिर मैं आगे अपनी बात करता हूँ चाहे। जी लीमा रोज जी, आपकी अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो और आप अपनी बात रख सकें तो आप इस पर बात रख लीजिए। लीमा रोज जी, आप बिहार से आती हैं और आप समन्वयक हैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार महासंघ की। लीमा रोजा जी, यह जो कोर्ट का फैसला वहां से आया है, क्या उस आलोक में, उस रोशनी में हम भारत में भी कुछ सोच पाने की स्थिति में हैं? लीमा जी, जब मैं ये न्यूज को पढ़ा तो लगा कि ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। जो भी एनआरआईस बाहर जो रहते हैं, ज्यादातर घरेलू कामगारों को अपने गांव तरफ से, अपने स्टेट से ले जाते हैं और उधर का जो कानून से बचने के लिए, क्योंकि उधर का जो भी यूएस हो या ब्रिटेन हो, कहीं भी जो विदेश हैं, उधर का जो घरेलू कामगार का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है और उसको पालन नहीं करना चाहते हैं, ताकि वे अपने जो पेमेंट देना पड़ता है उससे बच सकते हैं। वे रहते हैं बाहर, लेकिन उनका मेंटालिटी जो है इंडिया का जो रहता है, घरेलू कामगार के ऊपर हो या संगठित कामगार के ऊपर हो, वही मेंटालिटी रहता है। तो जो हिंदुजा फैमिली का जो वर्डिक्ट हुआ तो बहुत हमको खुशी लगा। कम से कम वर्डिक्ट तो सुनाया गया। हम लोग जेल जाए या ना जाए वो तो बात की बात है, लेकिन वर्डिक्ट सुन के ही हमको बहुत अच्छा लगा कि यही अगर हम लोग के हिंदुस्तान में होगा तो वो बहुत बड़ा सपना ही हो सकता है। मैं कम से कम 17 सालों से घरेलू कामगार के साथ काम करते आ रही हूँ बिहार में, पटना में। तो हम देखते हैं कि लोगों का नजरिया घरेलू कामगार के ऊपर, उनका जो ट्रीटमेंट जो होता है घरेलू कामगार, जैसे अभी केयर वर्क के बारे में बात किया जाता है। अगर एक पत्नी, एक माँ अपने घर में केयर वर्क करती हैं, बाल बच्चों को देखभाल करती हैं या खाना बनाती हैं, उसके लिए हम लोग पैसा नहीं देते हैं। इट्स फ्री वर्क, मतलब उन लोग केयर करते हैं, उनका वो ड्यूटी है। एक माँ का बाहर भी काम करके आएगी तब भी वो खाना बना के टेबल पे रखना है, उसको एक ड्यूटी माना जाता है। उसके लिए हम लोग वेतन की बात नहीं करते हैं। तो उसी मेंटालिटीज के साथ ही घरेलू कामगार के साथ भी व्यवहार किया जाता है। घरेलू कामगार आती हैं, काम करती हैं, पैसा देना है तो दो, नहीं तो मत दो। बहुत सारा ऐसे केसेस हम लोग खुद डील करते हैं जो घरेलू कामगारों को काम कराते हैं, पैसा मांगना पड़ता है हर बार। 1000 भी वेतन अगर देना पड़ेगा तो उसको बार बार वो घरेलू कामगार एम्प्लॉय के पास जाके मांगती हैं, नहीं देते हैं। जैसे 3000 4000 पैसा वेतन देने के बदले उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसको थाना तक पहुंचा देते हैं। हम लोग घरेलू कामगार का यूनियन चलाते हैं, जो हम सर ने बात किए थे कि हम लोग को एक संगठन बनाने का, एक मूवमेंट बनाने का काम है। वही काम हम लोग कर रहे हैं। घरेलू कामगारों को बार बार सिखाते हैं कि आपका अधिकार क्या है। और जब सरकार घरेलू कामगार के कानून के बारे में जब सरकार के बात करते हैं, कोई उसमें ध्यान नहीं देते हैं। और जब भी उसका वेतन के बारे में बात होती है, उनका लिविंग वेजेस की बात किया जाता है। लिविंग वेजेस ऐसे बोला जाता है कि उनको इतना जैसे इतना ही कपड़ा पहनना है या इतना ही मनोरंजन का पैसा होना चाहिए, ऐसे करके उनको लिविंग वेजेस की बात किया जाता है, ताकि एक घरेलू कामगार या कोई भी असंगठित कामगार उनका वेतन जितना मिले, जितना वो खा पी सके, जीवित रह के दूसरों का सेवा करते रहें। कम से कम हम लोग का देश में 90% असंगठित कामगार हैं जो सिर्फ जीवित हैं। दे आर नॉट लिविंग, उन लोग अपने जीवन जी नहीं रहे हैं, सिर्फ दे आर एक्सिस्टिंग करके, ताकि वे दूसरों का जो पैसा वालों का सेवा कर सकते हैं। ऐसे सिलसिले में वोट देने वाले भी वही 90% हैं। अभी आज जैसे इलेक्शन हम लोग का खत्म हुआ, हम लोग को खुद पता है ज्यादातर वोट देने वाले असंगठित कामगार हैं। वे सही क्या है गलत क्या है फर्क नहीं उतना नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। वे अपना काम, अपना परिवार देखने में उन लोग बिजी रहते हैं। दुनिया का चाल चालाकी नहीं समझ पाते हैं जल्दी।
दूसरों का घर में 4 घर में काम करके फिर अपने घर में काम करना एक घरेलू कामगार का कितना मुश्किल हो सकता है। वो महिला कब समझेगी कि मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है। जैसे श्रम कानून के बारे में वो क्या समझेगी। उनके स्कीम जो भी योजनाएं निकलती हैं, जैसे बिहार में शिल्पकार योजना एक निकला हुआ है जिसमें घरेलू कामगार भी शामिल है, लेकिन वो योजना में कुछ भी पाने के लिए उनको बहुत दौड़ना पड़ेगा। अगर एक घर का काम छोड़ के वो श्रम लेबर डिपार्टमेंट में या ब्लॉक में दौड़ेगी तो काम छूट जाएगा। अगर ये पाने के लिए वो छोड़ना पड़ेगा। वैसे एक क्या बोलेंगे, एक घरेलू कामगार का अस्तित्व तो बहुत मतलब निंदनीय है। और हिंदुजा परिवार जैसे बहुत सारे परिवार हैं जो हमारे देश में भी हैं, जो घरेलू कामगार को कामगार नहीं समझते हैं, लेकिन सबके वैसे नहीं है। मैं ये भी बोल सकती हूँ बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव स्टोरी भी हैं जहाँ घरेलू कामगारों के लिए जब कोरोना के समय में बिना काम करके 3 महीना का उनको वेतन भी मिला है, ऐसे बहुत लोग भी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अभी तक घरेलू कामगारों को एक मनुष्य नहीं समझते। उनके साथ छुआछूत करना, पानी नहीं देना। बहुत सारे घरेलू कामगार आप देखेंगे 2 बजे ब्रश करेगी, दोपहर 2 बजे ब्रश करके खा पी के 4 घर में 5 घर में काम करेगी, तो उसका स्थिति क्या रहेगा। और जब उनका तबीयत खराब होता है, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो नहीं जा पाएगी, उनका वेतन तो कितना कम है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बिहार का स्थिति आप जानते हैं, बिना पैरवी एक गोली भी आपको नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ होगा प्रतिशत, लेकिन अभी तक अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है तो आपको पैरवी के बिना कोई डॉक्टर आपको देखने के लिए भी नहीं आते हैं, मतलब गंभीर बीमारी में। तो बार बार हम लोग घरेलू कामगारों को एंकरेज करते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, कुछ भी हो, ताकि आपका पैसा बच जाए। लेकिन वे चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाएं, कर्ज भी लेके जाएं, लेकिन मेरा कम से कम तबीयत तो ठीक रहेगा, ऐसे उन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। उनका बच्चों का पढ़ाई या शिक्षा के बारे में जब सोचते हैं तो वे भी मतलब प्राइवेट स्कूल में तो नहीं जा पाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सो वे जैसे ऐसे स्थिति में बच्चे भी घरेलू कामगार बन जाते हैं, ताकि हम लोग का सिस्टम ऐसे है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो महिलाएं बच्ची हैं वे अनपढ़ रहें या ज्यादा उनको रोजगार ना मिले, ताकि वे मेरे घर में काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक कानूनी सुरक्षा कुछ भी नहीं है, हायर एंड फायर ज्यादा होता है। और घरेलू कामगारों का स्थिति अब आगे 10 साल में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। सोच बदलने के लिए बहुत मुश्किल है। अपने ऊपर भी घरेलू कामगार भी सोचते हैं मेरा काम भी बहुत मतलब अच्छा काम नहीं है, दूसरे तरफ एम्प्लॉयर भी सोचते हैं ये काम उतना अच्छा काम नहीं है, झूठा काम है। तो इसी में हम लोग का लड़ाई चलते रहता है। और हम लोग के लीडर लोग बहुत तेज हैं आजकल, जो भी ऐसे केसेस आती है, चोरी का इल्जाम लगाना या जो पैसा नहीं देना, तो उन लोग खुद लड़के ले लेते हैं। उसी में हम लोग को खुशी है, क्योंकि सरकार के ऊपर हमारा उम्मीद बहुत कम है आने वाला दिन में भी। लेकिन हम लोग लड़ते रहते हैं घरेलू कामगारों के लिए, कानून के लिए और उनका सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के लिए बिहार में भी। और कम से कम 16 स्टेट में हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन हम लोग यूनियन के द्वारा लड़ते हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। थैंक यू जी लीमा जी, सरकार के ऊपर भरोसा कम है, यह एक लाइन अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए कि हमारे देश में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, और हमारे यहाँ जनतंत्र की क्या व्यवस्था है। जो जनतंत्र हमारे यहाँ आम आदमी के वोट से बनता है, आम आदमी के मत से बनता है, वो कहता है कि इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी सरकार को वो बार बार चुनता है, उस सरकार को बार बार वोट देता है। और आज की तारीख में अब कहना नहीं चाहिए, अभी आपने कहा कि इंडस बैंक, हिंदुजा के बैंक का, जब यहाँ प्राइवेट बैंक का शुरुआत हुआ, एक समय थी कि अपना कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट मिल करके सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए, और फिर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए मनमोहन सिंह उसके उद्घाटन में जाते हैं, और अपने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते हैं। तो जब पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के जनता को लूटने का पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहा हो, ऐसी हालत में लीमा रोज जी क्या करेंगी, आनंद तिवारी विश्वास उटगी जी क्या कर सकते हैं, और इससे आगे क्या संभावना हो सकती है। नैय्यर सलीम साहब, आप अपनी बात पूरी करें।
मैं जो कह रहा था कि आज़ादी के बाद जो व्यवस्था बनी थी, वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर को डेवलप किया जाए, इसलिए कि पब्लिक सेक्टर में जो है वो लोगों के, मज़दूरों के अधिकारों का ख़याल किया जा सकता है। दूसरा ये था कि उसमें रिज़र्वेशन डाला जाए ताकि जो लोग पिछड़ गए हैं वर्षों से, उनको मौका मिले आगे बढ़ने का। तो अब क्या हुआ कि मोदी सरकार के आने के बाद जब क्रोनी कैपिटलिज़्म आया, तो ये पूरी चरखी उलट दी। मतलब ये है कि जो कंपनियाँ थी, जो फ़ायदे में थी, उनको नुकसान में डाला गया और जो नुकसान में नहीं थी, उनको बेचा गया और आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है, वो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास चली गई। इससे 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये कि जो शोषण के लिए उनको पूरी आज़ादी मिल गई। दूसरे ये कि जो रिज़र्वेशन का मामला जिस पर बहुत सारी बातें होती हैं, ये सारी कहानी तो पब्लिक सेक्टर में ही है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप किसी उद्योगपति को मजबूर नहीं कर सकते कि वो जो है वो रिज़र्वेशन का ख़याल करे। तो आप ये देखें कि इन्होंने प्रैक्टिकली जो कल्याणकारी समाज की जो योजना थी, उसको ख़त्म कर दिया और जो रिज़र्वेशन था जिसके ज़रिए से वो लोग जो गरीब तबका या जो पिछड़े हुए लोग आगे आ सकते थे, जिनकी हिस्सेदारी बढ़ रही थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये है अभी इन 10 सालों में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल, जिसमें कि पहले मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा था, लेकिन प्रगति, विकास ऐसा हो रहा था जिससे सबका फ़ायदा था। अब जो विकास हो रहा है उसमें हम 2 हमारे 2 का फ़ायदा है और बाकी आम लोगों का नुकसान है। तो अब ये जो न्याय यात्रा निकली, इसके अंदर जो 5 अलग-अलग सेक्शंस की बात की गई और उसमें ये बात की गई थी कि हिस्सेदारी की बात भी करेंगे और जो ये क्रोनी कैपिटलिज़्म की वजह से जो गरीबी और अमीरी में जो अंतर पैदा हो रहा है, जो दूरी पैदा हो रही है, इसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो अब ये है कि ये बातें कही गई और उसका लोगों ने प्रतिसाद भी दिया और ये ठीक है कि वो लोग जो है वो बहुमत नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन ये कि बहुत कुछ आगे आ गए, मतलब 239 आज भी वो पार्लियामेंट में बैठे। तो इससे एक बात तो ये है कि लोगों को ये मैसेज मिला कि भारत की जनता ये चीज़ चाहती है, ये परिवर्तन चाहती है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने इसलिए वोट दिया था बीजेपी को कि वो ये समझते थे कि इनको वोट नहीं देने का मतलब है कि हमारे वोट को वेस्ट करना और इनको कोई हरा नहीं सकता। तो अब उनकी समझ में भी ये बात आया कि ऐसा नहीं है। अगर हम इनको वोट देते तो हो सकता है कि ये लोग आते। जब ये आते तो फिर इनका इम्तिहान शुरू होता। तो अब वो क्या होता ये हम नहीं जानते, लेकिन हमको ये लोग सिंसियर लगते हैं। इसलिए जब तक कि किसी से कोई गलती ना हो, उस वक़्त तक उस पे शक करने का कोई मौका नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब इस सरकार ने भी इस बात को समझा है, समझा है, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा और ये जो अंधाधुंध लूट-मार थी, वो कम होगी और लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। इसलिए मैं तो आशावादी